चौथा व्यक्ति मिल नहीं रहा है, बताया जा रहा है कि उसके पास एक गाड़ी है, ढूंढ ही रहे थे। एजेंसीज को ऐसा लग रहा था कि हमने एक बड़े मॉड्यूल को बस्ट कर दिया, लेकिन उस चौथे व्यक्ति को जब तक पकड़ा जाता तब तक वो जो डॉक्टर उमर था वो दिल्ली आया। 2014 के बाद में ये है कि मोदी डिस्पेंसेशन जो है, जो उनका जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो अप्रोच है वो काइनेटिक रिस्पॉन्सेस में मानते हैं। तो इसीलिए जब उनको ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ का रिस्पांस बनता है तो उन्होंने दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें एक पैटर्न में चेंज आया। 10 साल पहले या एक डेकेड के पीछे जाएं हम, तब सरोजनी ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट हमने देखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा, सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स, वहाँ पर ज़्यादा फोकस था टेररिस्ट का। ये पैटर्न चेंज भी क्या एक अलग चैलेंज होगा इंडिया के लिए? उन्होंने न सिर्फ मॉड्यूल को बस किया, उनको ये भी समझ में आया कि ये तो दिल्ली में ही सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे, और न सिर्फ वो तैयारी कर रहे थे, वो फंबल था, प्लान था, जैसा भी था उसका जवाब एजेंसीज को देना है। नेशनल कैपिटल को हिट करके क्या वो मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमारा ये क्या हो गया, वो बात नहीं है। लेकिन अगर वो JNK से बाहर आकर के इंडिया में टारगेट्स हिट करना चाहते हैं, एंड दैट टू कैपिटल। नवंबर को दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई और 13 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि क्या ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है या फिर नहीं। बीते दिन यानी कि 12 नवंबर को कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये डिक्लेयर किया कि ये एक टेरर इंसिडेंट है। अब इंडिया का जवाब क्या होगा? क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा या नहीं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा या फिर नहीं? यही सारी बातें आज फौजी के एपिसोड में होंगी। हेलो, मैं हूं रिया और मेरे साथ है निखिल। फौजी के एपिसोड की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जब सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत सरकार की ओर से ये कहा गया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज कर रहे हैं, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब भी हमारी धरती पर फिर से ऐसा कोई आतंकी हमला होगा या गतिविधियां होंगी, हम उसका जवाब देंगे। तो इस दिल्ली ब्लास्ट के इंसिडेंट को कैसे लिया जाएगा भारत सरकार की ओर से, आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें ये चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब और जो कॉशन देखने को मिला है। देखिए, आप 10 नवंबर की शाम को ये हमला होता है, या आप लेके लीजिए कि टेरर इंसिडेंट होता है, जैसे सरकार ने इसको टर्म किया है, तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं आपके। पहले कहा जाता है कि सिलेंडर में आग लगी होगी, CNG गाड़ियाँ चलती है दिल्ली NCR में, फिर पता चला कि नहीं, एक लाउड नॉइस है तो धमाका हुआ है। फिर पता चलता है कि डेथ टोल एक नहीं है, मतलब गाड़ी चलाने वाला नहीं, उसके साथ काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। तो वहाँ से मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है और धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है उनका काम हो सकता है। लेकिन न सरकार ने जल्दबाजी दिखाई इसे एक टेररिस्ट अटैक कहने में, या इसके पीछे कौन लोग हैं ये कहने में, और ना जिस तरह हमारे यहाँ माहौल रहा है, ना ही प्रेस ने उस तरह से फोर्स किया गवर्नमेंट को कि नहीं बदला लीजिए, धूम धड़ाम धिस्ताम, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। और ये कॉशन क्यों रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, इसको अगर आप एक्सप्लोर करने जाएंगे तब आपको समझ में आता है कि ये जो सारे सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अनपॉज होगा क्या, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आएगा क्या, तो इन सारी चीज़ों को उसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ ये होती है कि आप चरणबद्ध तरीके से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं होम मिनिस्टर को, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो TV पे आते हैं, वो कहते हैं कि अभी हम कोई पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो बताते हैं क्योंकि तब तक डेथ टोल वगैरह सामने आ गया था कि 8 से 10 लोगों की जान तो इसमें गई है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं भूटान, और वो वहाँ से कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। भूटान से आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले जो उनका पहली कुछ चीज़ें एज प्राइम मिनिस्टर वो करते हैं, उसमें से होता है कि वो घायलों को जा कर के मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको बताती हैं कि सरकार इस बात को ले तो गंभीरता से ही रही है ना। होम मिनिस्टर रातों रात स्टेटमेंट इस तरह से जारी नहीं करते हैं,
है ना, रातों रात वो इंसिडेंट साइट पर या हॉस्पिटल जाकर के विजिट नहीं करते हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ पीआर करके खारिज नहीं कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट के लिए इस घटना की जो डिग्री ऑफ सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो टाइम लिया उन्होंने इसको टेरर इंसिडेंट बोलने में या टेरर अटैक बोलने में, या जिस तरह से मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई, उसमें आपको एजेंसीज़ का जो अप्रोच है और एजेंसीज़ ने इस घटना को जिस तरह से लिया है उसको समझना पड़ेगा। ये सारी घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बाईपास पे एक पोस्टर मिलने से। वहाँ से पुलिस के दिमाग में डाउट आता है कि ये लोग कौन हैं। तब ये एक छोटी न्यूसेंस वाली घटना उनको लगी होगी कि कौन ये एंटी इंडिया पोस्टर्स और रिवेंज अटैक्स की धमकी देना। एक टाइम पे जेएनके में ये सारी चीज़ें होती भी थी, बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, अब उतना ओपनली कोई नहीं करता है, तो उसको तब इंटरेस्ट उसमें सिर्फ इस चीज़ के लिए लिया गया कि अब मतलब इतना मिशीवियस को आने के पोस्टर बंटवा के कोई छपवा दे रहा है ना, छपवा के कोई बंटवा दे रहा है। तो वहाँ से वो चेन आती है, और फिर एक सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ के एक डॉक्टर को संदिग्ध माना जाता है, वहाँ तक के पहुँचते हैं। आदिल रादर जिनका नाम था, जब आदिल रादर को अरेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि जो भी कुछ चल रहा है उस पोस्टर वाले गेम में, उसमें एक व्यक्ति और शामिल है। तब पता चलता, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनको डिटेन कर लिया जाता है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ होती है तब एक तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो डॉक्टर शाहीन है, जिसका कनेक्शन लखनऊ से बताया जा रहा है। और जब इन तीन से पूछताछ चल रही है तब एजेंसीज को आइडिया लगता है कि एक चौथा व्यक्ति है जो डॉक्टर उमर, अगेन रिलेटेड टू अल-फलाह यूनिवर्सिटी। और जो मुजम्मिल, होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली वो कैंपस पे रहते हैं क्योंकि उनको ऑन कॉल रहना होता है, और कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए उन्हें पहुंचना पड़ जाए। लेकिन मुजम्मिल ने क्या किया था, मुजम्मिल ने 2 प्रॉपर्टीज़ और रेंट की थी। एक फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में थी और एक थी धौज गांव में। अगर आप बदरपुर बॉर्डर से कालिंदी कुंज साइड से होते हुए जा रहे हो तो आपको पहले फरीदाबाद पूरा क्रॉस करना है, और बल्लभगढ़ से पहले यू टर्न राइट, और पहले आता है फतेहपुर तगा, फिर कुछ खेत पड़ते हैं, फिर वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी आती है, और फिर उसके बाद में धौज। इन सारी जगहों पे जाके खबरगांव ने लोगों से बात की है, उन प्रॉपर्टीज़ को देखा भी है जो इन्होंने रेंट आउट की थी। वहाँ से होती बरामदगी। वहाँ से बरामदगी जब हो जाती है, एक्सप्लोसिव मिल जाते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन, एक बड़ा कैश मिल जाता है जो ऑलमोस्ट 3 टन था इन सब की वेपन्स का जो बाय वेट था, और उसमें 350 किलोग्राम के करीब एक्सप्लोसिव था। उसके बारे में शुरू में कह दिया गया कि वो RDX है, लेकिन अल्टीमेटली ये मालूम चला कि वो अमोनियम नाइट्रेट है, और अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र भी है, इजीली मिल जाता है, और वो एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव भी है। तो जहाँ खेत होंगे वहाँ अमोनियम नाइट्रेट आपको मिल सकता है, या जहाँ खदानें होंगी, है ना, कॉरिंग होती है, पत्थर को दागा जाता है, उन जगहों पे भी आपको अमोनियम नाइट्रेट मिल जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें मिली, और पुलिस, जेकेपी ने क्या किया, जेकेपी ने 10 तारीख को एक पब्लिक पोस्ट भी डाला सोशल मीडिया पे, एक्स पे, और उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वातिल हिंद, इन 2 संगठनों से जुड़े एक मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। ये सारी बरामदगी हुई है। आई एम श्योर जब वो ये जानकारी उन्होंने पब्लिकली दी, तो इससे पहले उन्होंने जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, बगल में दिल्ली है, पास में उत्तर प्रदेश है, उन्होंने बाकी जगहों को भी बताया, है ना, अपनी एजेंसीज को कम्युनिकेट किया होगा। और आई एम श्योर वो एजेंसीज भी ढूंढ रही होंगी इस चौथे व्यक्ति को, क्योंकि 3 लोग डिटेन हो गए जिनको अल्टीमेटली अरेस्ट किया गया, बहुत सारा आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव बरामद हो गया। चौथा व्यक्ति मिल नहीं रहा है, बताया जा रहा है कि उसके पास एक गाड़ी है। ढूंढ ही रहे थे एजेंसीज को, ऐसा लग रहा था कि हमने एक बड़े मॉड्यूल को बस्ट कर दिया, लेकिन उस चौथे व्यक्ति को जब तक पकड़ा जाता तब तक वो जो डॉक्टर उमर था वो दिल्ली आया, और काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया लाल किले के पास में एक मस्जिद में भी। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद में उसने उस गाड़ी को मूव किया है। अब इस एक चीज़ का जवाब अभी, क्योंकि एजेंसीज इस चीज़ को समझ रही है कि ये घटना कैसे हुई होगी, डॉक्टर उमर क्या उस गाड़ी को वहीं पे ब्लास्ट कर देना चाहता था, या वो कुछ एक्सप्लोसिव, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक तो वो कर ही गया था क्योंकि बाकी 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं और ये चौथा चल रहा है फरार, तो वो एक्सप्लोसिव को मूव कर रहा था, और एक्सप्लोसिव को मूव करने के चक्कर में वो ब्लास्ट हो गया, ये देखना है। तो इसीलिए जो टेरर एक्ट और टेरर इंसिडेंट है, ये वाला
ये वाला जो फ़र्क है एजेंसीज इसीलिए इसको एक्सप्लोर कर रही हैं। आप क्लासिकल सेंस में देखेंगे, अगर एक नॉर्मल हिंदुस्तानी की तरह देखेंगे तो बिल्कुल हमको टारगेट तो किया गया, इस चीज़ को आप डिनाई ही नहीं कर सकते। अगर एजेंसीज की सफलता एक तरफ है कि उन्होंने इस मॉड्यूल को बस्ट किया, 3 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट को अवर्ट कर दिया, तो उतना ही सच ये भी है कि हमको टारगेट करके एक योजना बन रही थी तो फंबल ही कर गए वो लोग, लेकिन उसमें 10 लोगों की 13 लोगों की जान उसमें चली गई। इसीलिए अब वो बस वो देखना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली करने क्या जा रहा था। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न जिसके अंदर एजेंसीज इंटरेस्टेड हैं वो ये देखना चाहते हैं कि इन 4 लोगों के ऊपर भी तो कोई होगा। जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ये जो डॉक्टर उमर था, जो वो I-20 चला रहा था, उसको रिंग लीडर बताया गया है कि उसने बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया होगा। लेकिन सिर्फ 4 लोग इतने बड़े ऑपरेशन को रन कर लेंगे और इस तरह से रन कर लेंगे कि ना उनके रिश्तेदारों को पता, ना उनके दोस्तों को पता, ना उनके करीबियों को पता। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसमें ज़रूर इनके ऊपर भी हैंडलर्स थे, इनके साथ भी जुड़े हुए लोग थे। JNK में कुछ लोग हो सकते हैं रहे हों, फरीदाबाद में, हरियाणा में कुछ लोग ऐसे रहे हो सकते हैं। अभी जो क्लर्क भी पकड़े गए हैं, हाँ, तो उनके बारे में तो जानकारियाँ अभी निकाली जा रही हैं। और फिर इस चीज़ का एक सीधा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया भी जैश ए मोहम्मद एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है, वो बढ़िया बिरयानी वहाँ पे खा रहा है, जो भी मतलब वो एक बढ़िया लाइफ जी रहा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें सबको पता है। तो ऐसे अगर आप बाहर से निकल के देखेंगे तो भाई जम्मू कश्मीर पुलिस के अगर ट्वीट में लिखा हुआ है कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ पोस्टर था और वहाँ से जुड़ा हुआ मॉड्यूल को बस्ट किया गया है, तो फिर एक ही डिमांड आ जाती है कि आपने कहा था एक्ट ऑफ टेरर, तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो हमला कर दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज अभी उस लूप को एक बार पूरा करना चाहती हैं और उसका जो वाय है वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इससे पहले हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं हिंदुस्तान ने, है ना। NSCN के आतंकवादियों को भी म्यांमार में चेस किया गया था। उसके बाद पुलवामा में जब हमला हुआ, आतंकवादी हमला जिसमें CRP के जवान शहीद हुए, उसके बाद भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो इससे क्या हुआ है, पब्लिक के मन में भी एक ये चीज़ आई है कि इंडिया अब एक्टिवली काइनेटिक रिस्पॉन्सेज इंडिया देता है। तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि ये नेचुरली तो यही होना चाहिए कि अगर उन्होंने हमको हिट किया है या उनसे जुड़े हुए लोगों ने या उनसे आप ये कह लीजिए कि उनसे सिंपैथी रखने वाले लोगों ने हमें हिट किया है, तो हमको भी उनको हिट करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह के डेवलपमेंट्स थे, अगर आप उनको रिवाइज करो तो आपको ये चीज़ याद आएगी कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो उस टाइम पूरी जो दुनिया थी उसने हिंदुस्तान में हुए उस आतंकवादी हमले को तो कंडेम किया, है ना। लेकिन पाकिस्तान को कंडेम करने में बहुत लोगों ने हिचक दिखाई, है ना। एक डिमांड तब थी, किसी ने कहा नहीं क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान हुआ था, सिविलियन लोगों को टारगेट किया गया था, एक बहुत ही विभत्स आतंकवादी हमला था, इसीलिए किसी ने आउट ऑफ टर्न जाके कहा नहीं। लेकिन बहुत लोग ये चीज़ जानने में इंटरेस्टेड थे कि आपने वो लूप बनाया कैसे, है ना। और उस बीच हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसका इन जनरल जो दुनिया भर की जो पब्लिक ओपिनियन है उसने उसको भी सपोर्ट ही किया कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान के सोवरेन सॉइल पर रहते हैं तो हिंदुस्तान का हक बनता है कि उनको हिट किया जाए। लेकिन बाद में जिस तरह पाकिस्तान ने नैरेटिव गेम चलाया, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का जो विजडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया है, इस बार वो पूरी तरह से होना चाहते हैं श्योर। वो पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 4 ही लोग थे, क्या इनसे जुड़े और लोग थे, क्या इनके हैंडलर्स क्या ये होम ग्रोन टेररिस्ट थे, क्योंकि इंडिया में होम ग्रोन इंसर्जेंसीज का इतिहास है, इंडिया में होम ग्रोन टेररिज्म का भी इतिहास है। एक बार एजेंसीज इस बात को लेकर श्योर होना चाहती हैं। देखिए, मोटिवेशन आया है पाकिस्तान से, इसको लेके किसी के दिमाग में डाउट नहीं है, लेकिन इस घटना में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये चीज़ एजेंसीज एक बार श्योर होना चाहती होंगी और यही फीडबैक जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। और जब एक बार गवर्नमेंट अगर कन्विंस हो जाती है इस बात से कि ये टेरर अटैक या टेरर इंसिडेंट इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे लोग थे, उनके निर्देशों पे हुआ, तभी मुझे लगता है कि वो किसी एक काइनेटिक रिस्पांस के बारे में सोचेंगे। अब मुझे यहाँ पर ये समझना है कि रिस्पांस टाइम की यहाँ पर बात जी। 26/11 अटैक्स जब हुए तो जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे शिवशंकर मैन, वो तब डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर कि हमें अभी के अभी रिटेलिएट करना है।
बट और उस समय प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था कि सारे ऑप्शंस हमने ओपन रखे हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन तब वो रिटेलिएशन नहीं दिखाया गया या उसे हॉल्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एक तरह से वैसा लगेगा कि वो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट है रादर देन कि हम टेररिज्म के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस केस में भी हम उस थियोरी को या फिर कह सकते हैं कि उस जो पॉलिसी उसको अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ हमें थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़े बाद प्लान करके एकदम फिर जाके हम एग्जीक्यूट करें। ऑब्वियसली देखिए, दोनों इंसिडेंट्स में 26/11 के बाद में भी फोर्सेस से पूछा गया था कि आप कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और कम से कम 2 मीटिंग्स हुई थी जिसमें ये चीज़ डिस्कस हुई। एक बार क्योंकि उस टाइम पे एक सर्विस चीफ बाहर थे, तो क्या हुआ कि वाइस चीफ्स गए मीटिंग में, और वाइस चीफ्स वहाँ पे गए और उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे बातें की, और फिर तीनों सर्विसेज को कहा गया कि नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग में आएंगे, तब तक के सर्विस चीफ्स भी वापस आ गए, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आप ऑप्शंस लेके आइएगा। तो तीनों सर्विसेज अपना अपना, नेवी अपना लेके गई थी, आर्मी अपना लेके गई थी, एयरफोर्स अपना लेके गई थी, और एयरफोर्स ने तब भी कहा था, जो सिंदूर ले लीजिए या उसके बाद में हमने जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक्स किए थे, ऑलमोस्ट मोर और लेस इसी तरह का प्लान एयरफोर्स ने तभी भी दिया था। लेकिन तब जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, आपने प्रणब मुखर्जी का नाम लेके भी बता दिया, उन्हें ऐसा लगा कि इस चीज़ को शायद हम कैरी नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनली, है ना। उन्होंने बाद में लिखा भी, उस डिस्कशन से जुड़े लोगों ने बाद में कहा भी कि यूएस प्रेशर बहुत आ गया था। लेकिन सर्विसेज के नज़र से आप देखेंगे तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली यही कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें अब हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेशनल से उन्होंने ये चीज़ कही है कि गवर्नमेंट वो डिसीजन ले नहीं पाई। अब डिप्लोमेसी में 2014 के बाद में ये है कि मोदी डिस्पेंसेशन जो है, जो उनका जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो अप्रोच है, वो काइनेटिक रिस्पॉन्सेज में मानते हैं। तो इसीलिए जब उनको ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ का रिस्पॉन्स बनता है, तो उन्होंने दिया है। वो म्यांमार है, उसके अंदर उरी है, उसके अंदर बालाकोट है, उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर भी है। और ये एक रीज़न था कि जब दिल्ली में यह हमला हो गया या इंसिडेंट हो गया, अगर सरकार की भाषा में कहें, तो पाकिस्तान में रातों रात एक मीटिंग हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार इस बारे में सोचा नहीं गया होगा, लेकिन पहले गवर्नमेंट श्योर होना चाहती है, एजेंसी श्योर होना चाहती हैं, सर्विसेज अपने अपने रिस्पॉन्सेज को कैलिब्रेट कर रहे होंगे कि दोनों चीज़ें कि क्या हमें अभी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, और अगर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है तो वो रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। आप इस बात को मानिए, देखिए सबसे पहले जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए तो एक क्वेश्चन आया कि भाई इसके एविडेंस क्या है ना, उठाया गया। फिर बालाकोट स्ट्राइक्स आया तो उसमें भी ये कि आया कि नहीं एविडेंस, इसी वो चीज़ करेक्ट हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब सैटेलाइट पिक्चर्स थी, ड्रोन विजुअल्स थे, उस चीज़ को केटर कर लिया गया। बालाकोट स्ट्राइक्स के दौरान जो हमारे कुछ लेसन्स थे कि हमको किस तरह के एसेट्स को एंगेज करना चाहिए, उसको भी ऑपरेशन सिंदूर में अप्लाई करने की कोशिश होती है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसमें भी जो डे 1 के लेसन्स थे हमारे, जो फर्स्ट वेव ऑफ स्ट्राइक्स थे, उसके भी लेसन्स विद इन दैट ऑपरेशन अप्लाई किए गए थे। तो आई एम श्योर अगर कोई रिस्पॉन्स कैलिब्रेट किया जाएगा, किसी रिस्पॉन्स के बारे में सोचा जाएगा, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के लेसन्स को भी उसमें रखा जाएगा। जैसे जो 9 टारगेट्स हमने एंगेज किए ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट वेव ऑफ आर रिस्पॉन्स, है ना, बाद में तो फिर हमारी एयर वॉरफेयर उनसे होता रहा और बहुत लंबा खिंच गया। तो उसमें हमने देखा कि हमने पहले एयर एसिड्स भी यूज़ किए और आर्मी ने भी स्ट्राइक्स किए थे। 7 टारगेट्स एक्चुअली आर्मी ने हिट किए थे। तो उसके बाद में एक आफ्टर थॉट ये भी आया था कि यार अगर हमने 9 में से 7 हिट्स अगर आर्मी ने ही उन्होंने विद इन बॉर्डर रह करके उसको अचीव किया, किसी ने लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज़ किए, तो कुछ जगह मिसाइल्स यूज़ की गई, अलग अलग तरीके के एसेट्स उन्होंने डिप्लॉय किए थे। तो इस और जो हमारे अलेजेड लॉसेस बताए जाते हैं वो उस फर्स्ट वेव ऑफ रिस्पॉन्स के दौरान के ही थे। तो बाद में जो जिसको कहते हैं ना विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, लोगों ने पूछा कि क्या हम 9 के 9 हिट कर सकते थे। तो इन सारी चीज़ों पर विचार चल रहा ही होगा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर हम अलाउ करेंगे तो हमको दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। 1, क्या सरकार रिस्पॉन्ड करना चाहती है, क्या कोई काइनेटिक रिस्पॉन्स होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर था जिसको हमने पब्लिसाइज भी किया, क्या कोई ऐसा रिस्पॉन्स होगा जिसके बारे में सरकार बात नहीं करना चाहेगी, किसी और तरीके से पाकिस्तान को या जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर आप ये करेंगे तो इसका कॉस्ट ये हो सकता है, या फिर कोई तीसरा ही तरीका अपनाया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम दिल्ली ब्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक पैटर्न में चेंज आया। 10 साल पहले या एक डेकेड के पीछे जाएं हम, तब सरोजनी ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट हमने देखा।
उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा, सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स वहाँ पर ज़्यादा फोकस था। अब जाकर नेशनल कैपिटल में ब्लास्ट होना एक पूरा ही पैटर्न चेंज है। फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया है, नहीं तो ज़्यादा फोकस जम्मू कश्मीर में रहता है मिलिटेंट्स का, सॉरी टेररिस्ट का। ये पैटर्न चेंज भी क्या एक अलग चैलेंज होगा इंडिया के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा एजेंसीज के सामने, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने NIA, IB, दिल्ली पुलिस, CBI, इनका सबसे ज़्यादा टाइम अभी इसी चीज़ में खर्च होने वाला है। हुआ क्या था कि जब इंडिया में एक टाइम पे ये हो गया था कि हमारी मेट्रोस लगातार हिट हो रही थी, है ना, आपकी फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, आपकी नेशनल कैपिटल्स पे लगातार अटैक हो रहे हैं, आपके बाकी बड़े शहर हैदराबाद में अटैक्स हो रहे हैं, ये चलता था। तो एक बड़े शहरों की जो ऐसी जगह होती है भीड़ भाड़ वाली जगह, उन जगहों को लेकर के एक लोगों ने जाना तो कभी छोड़ा नहीं सरोजनी मार्केट, लेकिन एक दिमाग में आ गया कि यार ब्लास्ट होता है दिल्ली में। इस चीज़ को धीरे 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 एजेंसीज ने लगातार सफल होके लोगों को अश्योर किया कि नहीं, आपकी मेट्रोस आर सेफ। और क्या हुआ कि जो अटैक्स थे या जो मिलिटेंट या टेररिस्ट इंसिडेंट्स थे वो आपकी पेरिफेरी पे शिफ्ट हुए। JNK में एक एक्टिव प्रॉब्लम है, वहाँ हो रहा था। नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप नागा इंसर्जेंसी से डील कर रहे हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुए। और उसके अलावा फिर जो LWE जो नक्सल एरिया जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ पे चीज़ें हुई, लेकिन आपके मेट्रोस में नहीं हो रहा था। अब जब हमने उस मॉड्यूल को पकड़ लिया, एजेंसीज ने, JKP को बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, उन्होंने न सिर्फ मॉड्यूल को बस किया, उनको ये भी समझ में आया कि ये तो दिल्ली में ही सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। और न सिर्फ वो तैयारी कर रहे थे, वो फंबल था, प्लान था, जैसा भी था उसका जवाब एजेंसीज को देना है। बट उसमें से एक घटना घट भी गई, तो एजेंसीज के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर। उनके लिए, उनके साथ में क्या है, जैसे हमको हफ्ते में एक बार फौजी शूट करना है ना, एजेंसीज के साथ क्या, उनको मतलब साल में 365 दिन 2400 घंटे सही साबित होते रहना है। वही कि टेररिस्ट को सिर्फ एक बार सही होने की जरूरत है, बट एजेंसी हैव टू बी 100% करेक्ट। और इसमें भी मैं कहता हूँ कि वन टेरर अटैक इज टू मेनी। उसको भी जस्टिफाई तो नहीं ही कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे से अलर्ट आना, है ना। अब एक दिन में दिल्ली पुलिस ही ले लीजिए, तो उनके पास में सैकड़ों अलर्ट्स आते हैं, उनको सैकड़ों ऐसी घटनाएं पता चलती है कि यार इसमें ये शुबह हो सकता है, उसमें वो शुबह हो सकता है। अब उसमें से कौन सी इंटेलिजेंस एक्शनेबल है, किस जगह पे उनको जाकर के देखने की ज़रूरत है, और उन जगहों पे कितनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, वो उनको रियल टाइम प्लान करते रहना पड़ता है। तो उस बीच में कहीं से कोई लैप्स हो जाना होना नहीं चाहिए, लेकिन वो लैप्सेस हो सकते हैं। अब अगर इस घटना की, जिसके हम दिल्ली कार बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई लैप्स होगा तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि उस सबसे पहले उस लैब्स की तरफ ध्यान दिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड आपने बढ़िया अपना साफ़ किया, या उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया कह लीजिए, अगर वो पूरी तरह से साफ़ नहीं भी होता है, क्योंकि अगर JNK में भी अटैक्स हो रहे हैं तो हो तो इंडिया में ही रहे हैं, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे हो सकता है, कहाँ पे आप लैग कर गए थे कि ये हमको वाकया पेश आया। रही बात इन्वॉल्वमेंट, अच्छा एक और चीज़ जो मैं पहले बोलना चाहता था मैं भूल गया। सरकार शायद ये भी समझना चाहती होगी कि मैसेज क्या है ना। अगर ये होम ग्रोन टेररिस्ट थे, है ना, तो इनका तो क्लियर है ना, वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो भी उनका देयर फाइट अगेंस्ट द स्टेट। अगर इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट था तो मैसेज क्या है? फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हिटिंग टारगेट्स इन JNK, फिर भी उसमें एक चीज़ आपको समझ में आती है, क्योंकि वो एक्टिवली उनकी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि JNK आपके हिस्सा नहीं, आज़ाद करा देंगे, और वो उस तरह के वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ना, तो उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन नेशनल कैपिटल को हिट करके क्या वो मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमारा ये क्या हो गया, वो बात नहीं है। लेकिन अगर वो JNK से बाहर आकर के इंडिया में टारगेट्स हिट करना चाहते हैं, एंड दैट टू कैपिटल, तो वहाँ जो उस साइड थिंकिंग क्या है इस चीज़ को समझने की, क्योंकि उसको समझे बगैर रिस्पांस देना भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि होता क्या है, आपको सिर्फ मिसाइल नहीं लैंड कराने वहाँ पे, दैट इज़ वेरी इजी। आपको एक बटन दबाया, उड़ के जाएगी, ब्रह्मोस लग जाएगी वहाँ पे। आपको ये भी देखना है कि जिस थॉट से ये प्लान उपजा होगा, क्या आप उसको काउंटर कर पाओगे? तो वहाँ तो फैक्ट्री है ना, वहाँ फैक्ट्री है। आप अभी एक बिल्डिंग को आप डिमोलिश करोगे जहाँ पे ये लोग तैयारी कर रहे थे, वो एक और बिल्डिंग बना के वो वही सब करते रहेंगे, तो आप उस साइकिल में फंसोगे, जो साइकिल ऑफ वायलेंस होगा। इसीलिए हमको ये देखना है
कि जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है कितना था, किस लेवल पे था। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ये तो बात होती रहेगी, बट यूएस हमेशा से रहा है मुखर इस बातों में कि मैंने, ट्रम्प कहते हैं मैंने वॉर रुकवाई। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अभी ट्रम्प का जो दबाव है या फिर देखें पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत कम हुआ है, आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ट्रम्प उनको कुछ सपोर्ट करते भी आए हैं थोड़ा सा, और पाकिस्तान में मिलिट्री का प्रेजेंस और मिलिट्री की पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वेस्ट का इंक्लाइन ज़्यादा होना थोड़ा पाकिस्तान की ओर, ये भी एक थोड़ा चैलेंजिंग है। देखिए, जो सरकार में कॉशन है उसका पूरा तो नहीं, लेकिन एक कारण ज़रूर इंटरनेशनल होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह चुके हैं और मुझे उनकी बात में दम भी नज़र आता है। देखिए, अभी हमारी ट्रेड डील यूएस के साथ में लॉक होने वाली है। उन्होंने सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पे लगाया है, उसके बाद पेनल्टी उन्होंने अलग से लगाई है। तो सरकार अब उस वो जो एक ट्रेड वॉर वाली जो स्थिति आ रही है जिसके हम रिसीविंग एंड पे हैं, सरकार उसको डायल डाउन करना चाह रही है। बीच में ये हो रहा था कि डेलीगेशंस आने वाले हैं, उनका आना कैंसिल हो रहा है, हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं, कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है। उस बैड ब्लड को सरकार ने धीरे धीरे अब दूर किया है। अभी अंडर द रैप्स है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प की लैंग्वेज चेंज हुई है उसको सुन के अब ऐसा लगता है कि सूनर देन लेटर ये चीज़ अब क्लोज हो जाएगी। अब इस चीज़ में हमें ये चीज़ फैक्टर इन करनी है कि अगर भारत सरकार ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, या भारत सरकार का पर्सपेक्टिव यही है कि हमने विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया था, लेकिन जितना नॉइस ट्रम्प ने जनरेट किया या जो इंसिस्टेंस यूएस का रहा था उसको इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल है। तो सरकार ये ज़रूर सोच रही होगी कि हम जो भी करते हैं, हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है वो इंटरनेशनली दिखेगा कैसा। अगर हम कोई एक्शन लेते हैं उसके बाद में अगर ये दोबारा ये ट्रम्प वाला इशू खड़ा होता है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर आता है, तो उस चीज़ से तो हम निपटेंगे, है ना, लेकिन वो हमारी इस ट्रेड डील वाले सिनेरियो को कितना अफेक्ट करेगा। तो इसलिए सरकार ना श्योर हो जाना चाहती है एक बार के लिए। तो वो एक एक्शनेबल, जैसे ही उनके पास में इंटेलिजेंस आएगी जिसको उनको लगेगा कि नहीं दिस इज स्क्वायर एंड फेयर, अब हम किसी का नाम ले सकते हैं, स्क्वायर एंड फेयर हम बता सकते हैं कि ये घटना कैसे हुई है, उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करना या नहीं करना चुनेंगे। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल एंगल भी एक कारण होगा कि सरकार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, और वही डिप्लोमेटिक आगे मूव डिसाइड भी करेगा कि क्या अगर लेना चाहते हैं। और इस बार हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गेम में हमने अनफॉर्चुनेटली हम हर बार जैसे पाकिस्तान से आप ये देखेंगे कि अगर आप उनको प्रोफेशनल न्यूसेंस मेकर्स माने, है ना, तो वो एक चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से सेल करते हैं। उस मामले में इंडिया ने हमेशा सफ़र किया है ना। हम बाद में लोगों को समझाते रहते हैं और फिर लोगों के दिमाग में डाउट रह जाता है। मुझे लगता है कि सरकार इस ऑकवर्डनेस से बचना चाहती है अभी के लिए। तो मुझे लगता है कि फौजी के इस एपिसोड में सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर सरकार का क्या रिस्पांस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पांस मिलिट्री ना हो, अपने नेचर में, जैसे हमने अभी तक के पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता है और इंडिया का रिस्पांस हमेशा कन्वेंशनल ज़्यादा रहा है। हमने अपनी एजेंसीज़ को लगाया है, पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री को, आर्म फोर्सेस को, है ना। बालाकोट स्ट्राइक्स में आर्म फोर्सेस थी, सिंदूर में आर्म फोर्सेस थी, उरी में आर्म फोर्सेस थी। इस बार मतलब जितना मर्की ये एपिसोड है दिल्ली कार ब्लास्ट का, हो सकता है कि ऐसा कोई रिस्पांस हो जिसमें आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व ना हो। हमने इस तरह के रिस्पॉन्सेस पाकिस्तान को पहले भी दिए हैं। तो ये देखना अब आगे होगा। आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।